भारत की प्राचीन कथाओं और ग्रंथों में किन्नर समुदाय का एक विशेष स्थान था। उन्हें अक्सर दैवीय प्राणी माना जाता था। वे स्वर्ग में देवताओं के दरबार में संगीतकार और नर्तक होते थे। पुराणों में उन्हें यक्ष और गंधर्वों के साथ गिना जाता है। महाभारत की कहानी में शिखंडी का पात्र आता है, जो तीसरे लिंग का प्रतीक है। शिखंडी ने ही भीष्म पितामह की मृत्यु में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी तरह जब भगवान राम 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहे थे तो उन्होंने अयोध्या के सभी पुरुषों और महिलाओं को वापस लौटने के लिए कहा, लेकिन किन्नर समुदाय, जो न तो पुरुष थे और न ही स्त्री, वहीं रुककर उनकी प्रतीक्षा करते रहे। उनकी इस भक्ति को देखकर भगवान राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे शुभ अवसरों पर लोगों को दुआएं देंगे और उनकी दुआएं हमेशा पूरी होंगी। प्राचीन भारतीय समाज में किन्नरों को केवल पवित्र ही नहीं बल्कि सम्मानित भी माना जाता था। वे समाज का एक स्वीकृत हिस्सा थे। उन्हें किसी भी तरह के भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ता था। वे मंदिरों में सेवा करते थे, राजमहलों में रानियों के अंगरक्षक के रूप में काम करते थे और महत्वपूर्ण सलाहकारों की भूमिका भी निभाते थे। उनकी उपस्थिति को शुभ और मंगलकारी माना जाता था। काम सूत्र जैसे ग्रंथों में भी तृतीय प्रकृति का उल्लेख मिलता है, जो दिखाता है कि उस समय लैंगिक विविधता को समाज में एक स्वाभाविक हिस्से के रूप में देखा जाता था। यह वह समय था जब समाज पहचान को लेकर बहुत खुला और स्वीकार करने वाला था और किसी को भी लिंग के आधार पर अलग थलग नहीं किया जाता था। यह स्वीकृति केवल पौराणिक कथाओं तक ही सीमित नहीं थी। इसका प्रमाण हमें प्राचीन मूर्तियों, कला और साहित्य में भी मिलता है। मंदिरों की दीवारों पर उकेरी गई मूर्तियों में अक्सर ऐसे स्वरूप मिलते हैं जो न तो पूरी तरह से पुरुष हैं और न ही स्त्री। यह दर्शाता है कि उस समय के कलाकार और समाज के लोग लैंगिक विविधता को समझते थे और उसका सम्मान करते थे। किन्नरों को अक्सर उत्सवों और समारोहों में बुलाया जाता था। उनका आना सौभाग्य का प्रतीक माना जाता था। वे जन्म और विवाह जैसे शुभ अवसरों पर गीत गाकर और नृत्य करके अपना आशीर्वाद देते थे, जिसके बदले में लोग उन्हें खुशी खुशी उपहार और दान देते थे। यह उनकी आजीविका का एक सम्मानित तरीका था। उस समय किन्नरों का सामाजिक बहिष्कार नहीं होता था। वे परिवारों के साथ रहते थे और समाज की मुख्य धारा का हिस्सा थे। उन्हें अलग थलग रहने के लिए मजबूर नहीं किया जाता था, जैसा कि बाद के समय में हुआ। उनका ज्ञान और उनकी कला का सम्मान होता था। वे समाज के ताने बाने में मजबूती से बुने हुए थे। प्राचीन भारत का दृष्टिकोण यह था कि प्रकृति में हर चीज का एक उद्देश्य होता है और किन्नर भी उसी प्राकृतिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनका अस्तित्व न तो अप्राकृतिक माना जाता था और न ही शर्मनाक। यह एक ऐसा सुनहरा दौर था जब किन्नर समुदाय गरिमा और सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत करता था। मध्यकाल और विशेष रूप से मुग़ल काल के दौरान किन्नर समुदाय की सामाजिक स्थिति में एक बड़ा बदलाव आया। इस समय में भी उनका सम्मान बना रहा, लेकिन उनकी भूमिकाएं अधिक विशिष्ट हो गईं। मुग़ल बादशाहों के हरम में किन्नरों की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। हरम वह जगह थी जहां बादशाह की पत्नियां, रखैलें और राज परिवार की अन्य महिलाएं रहती थीं। किन्नरों को उनकी सुरक्षा और प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी जाती थी। उन पर भरोसा किया जाता था क्योंकि वे हरम की महिलाओं के लिए कोई खतरा नहीं माने जाते थे और साथ ही वे बाहरी दुनिया से हरम के रहस्यों को सुरक्षित रख सकते थे। वे बहुत शक्तिशाली हो सकते थे और कभी-कभी बादशाह के बहुत करीबी सलाहकार भी बन जाते थे। इस दौर में किन्नरों को न केवल अंगरक्षक के रूप में देखा जाता था, बल्कि वे प्रशासन में भी उच्च पदों पर पहुंचते थे। इतिहास में ऐसे कई किन्नरों का उल्लेख है जिन्हें जागीरें दी गईं और वे महत्वपूर्ण सैन्य अभियानों का हिस्सा भी बने। उदाहरण के लिए मलिक काफूर, जो अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था, एक किन्नर था और उसने सल्तनत के विस्तार में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। मुगल दरबार में जावेद खान जैसे किन्नर थे जिनका प्रभाव बादशाह और पूरे साम्राज्य पर था। उन्हें समाज में एक विशेष दर्जा प्राप्त था और वे अक्सर बहुत धनी और प्रभावशाली होते थे। यह दिखाता है कि मध्यकाल तक भी उनकी क्षमताओं को पहचाना जाता था और उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जाती थी। हालांकि इसी समय में उनका समाज की मुख्यधारा से अलगाव भी धीरे धीरे शुरू हो गया। उनकी भूमिकाएं अब राजमहलों और हरमों तक ही सीमित होने लगी। वे आम लोगों के जीवन से दूर होते जा रहे थे। उनका एक अलग सामाजिक समूह बनने लगा जिसका अपना रहन सहन और अपने नियम कानून थे। वे अपने गुरुचेला परंपरा के तहत संगठित होने लगे। इस व्यवस्था में एक वरिष्ठ किन्नर, गुरु, नए सदस्यों
चेलों को अपने संरक्षण में लेता था और उन्हें समुदाय के रीति रिवाजों और जीवन शैली के बारे में सिखाता था। ये व्यवस्था उनके लिए एक सामाजिक सुरक्षा कवच की तरह थी, लेकिन इसने उन्हें बाकी समाज से और भी अलग कर दिया। जैसे जैसे मुगल साम्राज्य का पतन होने लगा, किन्नरों की स्थिति भी कमजोर होती गई। जो किन्नर पहले राज दरबारों के संरक्षण में रहते थे, अब वे बेसहारा हो गए। जब शाही खजाने खाली हो गए तो उन्हें महलों से निकाल दिया गया। अपनी आजीविका चलाने के लिए उन्हें फिर से पुराने तरीकों पर लौटना पडीढ़ा, जैसे कि जन्म और विवाह पर नाच गाकर बधाई देना और भिक्षा मांगना। लेकिन अब समाज का नजरिया बदल रहा था। जो काम पहले सम्मान का प्रतीक था, अब उसे मजबूरी और लाचारी की निशानी के रूप में देखा जाने लगा। उनका शाही रुतबा खत्म हो चुका था और वे धीरे धीरे समाज के हाशिए पर धकेले जा रहे थे। जब भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन स्थापित हुआ तो किन्नर समुदाय के लिए यह सबसे अंधकारमय दौर साबित हुआ। अंग्रेज शासक विक्टोरियन नैतिकता के सख्त नियमों से बंधे हुए थे। वे भारतीय समाज की लैंगिक विविधता और तीसरे लिंग की अवधारणा को समझ नहीं पाए। उनके लिए यह सब अप्राकृतिक, अनैतिक और अस्वीकार्य था। उन्होंने किन्नरों को शक और नफरत की नजर से देखा। अंग्रेजों को लगता था कि किन्नर समुदाय, कानून और व्यवस्था के लिए एक खतरा है। वे मानते थे कि ये लोग बच्चों का अपहरण करते हैं, अनैतिक कामों में लिप्त रहते हैं और सामाजिक व्यवस्था को बिगाड़ देते हैं। यह सोच पूरी तरह से उनकी अपनी संकीर्ण मानसिकता पर आधारित थी। इसी नकारात्मक सोच के चलते 1871 में ब्रिटिश सरकार ने एक क्रूर कानून बनाया, जिसे आपराधिक जनजाति अधिनियम, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट कहा गया। इस कानून के तहत किन्नरों, जिन्हें हिजड़ा कहा गया, को जन्म से ही अपराधी घोषित कर दिया गया। यह कानून बेहद अपमानजनक था। इसके अनुसार सभी किन्नरों को स्थानीय पुलिस स्टेशनों में अपना पंजीकरण करवाना पड़ता था। उन्हें महिलाओं के कपड़े पहनने, नाचने, गाने या सार्वजनिक रूप से किसी भी तरह की रस्म निभाने पर रोक लगा दी गई। उन पर हमेशा निगरानी रखी जाती थी और पुलिस उन्हें बिना किसी कारण के गिरफ्तार कर सकती थी। इस कानून ने उन्हें कानूनी रूप से अपराधी बना दिया और उनके सामाजिक बहिष्कार की प्रक्रिया को और तेज कर दिया। इस कानून ने किन्नर समुदाय को उनकी पहचान और आजीविका के सम्मानित साधनों से पूरी तरह से वंचित कर दिया। जो बधाई देना और आशीर्वाद देना कभी उनकी सामाजिक भूमिका का हिस्सा था, अब वह एक अपराध बन गया। इस वजह से उनके पास अपना पेट पालने के लिए बहुत कम रास्ते बचे। उन्हें भीख मांगने और यौनकर्मी के रूप में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे समाज में उनकी छवि और भी खराब हो गई। समाज ने उन्हें अपराधी और अनैतिक लोगों के रूप में देखना शुरू कर दिया। यह सामाजिक कलंक इतना गहरा हो गया कि लोग उनसे डरने और नफरत करने लगे। वे पूरी तरह से समाज के हाशिए पर धकेल दिए गए, जहां गरीबी, भेदभाव और हिंसा ही उनकी नियति बन गई। ब्रिटिश शासन ने न केवल किन्नरों को अपराधी बनाया, बल्कि भारतीय समाज के मन में उनके प्रति गहरी नफरत और पूर्वाग्रह भी भर दिया। जो समाज कभी लैंगिक विविधता का सम्मान करता था, अब वह भी इसे शर्म और बीमारी की नजर से देखने लगा। औपनिवेशिक कानूनों और पश्चिमी शिक्षा ने भारतीय सोच को बदल दिया। किन्नरों का सामाजिक बहिष्कार केवल कानूनी नहीं बल्कि मानसिक भी हो गया। परिवारों ने अपने तीसरे लिंग के बच्चों को स्वीकार करना बंद कर दिया और उन्हें घर से निकाल दिया जाता था। इस तरह ब्रिटिश राज ने किन्नर समुदाय को उनकी ऐतिहासिक गरिमा से वंचित कर दिया और उन्हें एक ऐसे अंधेरे में धकेल दिया जहां से बाहर निकलने की लड़ाई आज भी जारी है। 1947 में भारत की आजादी के बाद भी किन्नर समुदाय की स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ। हालांकि 1952 में आपराधिक जनजाति अधिनियम को निरस्त कर दिया गया, लेकिन समाज का नजरिया नहीं बदला। ब्रिटिश काल में जो कलंक उन पर लगा था, वह आजाद भारत में भी जारी रहा। कानून की किताबों से उन्हें अपराधी का दर्जा तो हटा दिया गया, लेकिन समाज के मन से यह धारणा नहीं मिटी। उन्हें अब भी भेदभाव, उपेक्षा और हिंसा का सामना करना पड़ रहा था। भारतीय संविधान ने सभी नागरिकों को समानता का अधिकार दिया, लेकिन किन्नरों के लिए यह अधिकार केवल कागजों तक ही सीमित रहा। उन्हें न तो शिक्षा के अवसर मिले, न ही रोजगार के, और न ही स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच थी। कई दशकों के संघर्ष के बाद 2014 में एक ऐतिहासिक दिन आया जब भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ न्यायालय से मामले में अपना फैसला सुनाया। इस फैसले ने किन्नर समुदाय के जीवन में एक नई उम्मीद जगाई। सुप्रीम कोर्ट ने तीसरे लिंग, थर्ड जेंडर को एक आधिकारिक पहचान के रूप में मान्यता दी। अदालत ने कहा कि लिंग का निर्धारण केवल जैविक शरीर से नहीं होता, बल्कि हर व्यक्ति को अपना लिंग स्वयं पहचानने का अधिकार है।
यह एक बहुत बड़ी जीत थी। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि किन्नरों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग माना जाए और उन्हें शिक्षा तथा नौकरियों में आरक्षण दिया जाए ताकि वे भी समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सके। इस कानूनी मान्यता के बावजूद किन्नर समुदाय के सामने आज भी कई चुनौतियां खड़ी ही हैं। सामाजिक भेदभाव और रूढ़िवादिता अभी भी बहुत गहरी है। आज भी उन्हें स्कूलों, कॉलेजों और कार्यस्थलों पर मजाक और उत्पीड़न का सामना करना पड़ी डरता है। परिवारों द्वारा उन्हें अस्वीकार किए जाने की घटनाएं आम हैं, जिसके कारण उन्हें अपना घर छोड़कर किन्नर समुदायों में शरण लेनी पड़ रही है। आर्थिक अवसरों की कमी एक और बड़ी समस्या है। भेदभाव के कारण उन्हें आसानी से नौकरी नहीं मिलती, जिससे उन्हें आज भी अपनी आजीविका के लिए भीख मांगने या यौन कार्य पर निर्भर रहना पड़ी देता है। स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच भी सीमित है और उन्हें अक्सर अस्पतालों में भी भेदभाव का सामना करना पड़ी जाता है। हालांकि हाल के वर्षों में समावेशन की दिशा में कुछ सकारात्मक कदम उठाए गए हैं। सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 पारित किया है। कई राज्यों में ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड बनाए गए हैं। कुछ कंपनियों ने उन्हें रोजगार देने की पहल की है और समाज में जागरूकता फैलाने के प्रयास भी हो रहे हैं। शबनम मौसी जैसी किन्नर राजनीति में आई और विधायक बनी, जिससे समुदाय को प्रेरणा मिली। आज की युवा पीढ़ी अधिक जागरूक और स्वीकार करने वाली है, लेकिन यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। असली बदलाव तभी आएगा जब समाज का हर व्यक्ति किन्नरों को केवल तीसरे लिंग के रूप में नहीं, बल्कि एक इंसान के रूप में देखेगा और उन्हें वह सम्मान और अवसर देगा जिसके वे हमेशा से हकदार रहे हैं।